जैसा कि आप लोग का अभी रिवीजन क्लासेस चल रहा है और ये जितने क्वेश्चन इसमें है वो 2023 में पूछे गए हुए क्वेश्चन सब है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। और थोड़ा सा कल ही क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि कल जो है इतने लोगों का डाउट आ रहा था कमेंट में, तो सबको रिप्लाई देने में ही समय निकल गया। क्योंकि मेरा उद्देश्य दोस्तों सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता है, हर लोगों का कन्फ्यूजन दूर करना भी होता है, इसलिए मैं अपने हर एक कमेंट करने वालों को रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तंभ क्या है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम, या फिर अनुदेशन, या फिर आकलन, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षण की प्रक्रिया मुख्यतः 3 स्तंभों पर आधारित होती है। पहला होता है पाठ्यक्रम, अनुदेशन या फिर अनुदेश मतलब जिसको शिक्षण विधि भी कहा जाता है, और तीसरा होता है आकलन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का परिणाम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन बी है आत्मसम्मान, या फिर ऑप्शन सी है आत्मविश्वास, या फिर ऑप्शन डी आत्ममूल्य। तो दोस्तों देखिए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान देना बिल्कुल नहीं होता है। विद्यार्थियों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। इसलिए शिक्षण का वास्तविक परिणाम ही व्यवहार परिवर्तन माना जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इनमें से जो कुछ क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थ्योरी उसका समझ में आ जाए। हर एक क्वेश्चन तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिर क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी, तो इसलिए जो जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगा मैं आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए भी चलूँगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 5 मॉडल पर आधारित क्या है इनमें से? और दोस्तों ये 5 मॉडल जो है आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख के जाइए क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। मतलब हर बार ना आपके 2-3 क्वेश्चन या फिर 2 तो मिनिमम आपको देखने को मिल ही जाएंगे, जिसमें दोस्तों 5 मॉडल में 5 ई होते हैं। ठीक है, मैं आपको 5 ई का मतलब समझा देता हूँ। पहला ई का मतलब होता है एक्सप्लोर, थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख के जरूर जाइएगा। दूसरा का मतलब होता है इंगेज, और एक ई का मतलब होता है एक्सप्लेन, और एक ई का मतलब होता है इलाबोरेट, और एक ई का मतलब होता है इवेल्युएट। इसलिए इसको 5 ई मॉडल कहा जाता है। तो दोस्तों 5 ई मॉडल का आधार जो है वो रचनावादी सिद्धांत होता है। इसमें विद्यार्थी को स्वयं मतलब खुद से खोज करके अनुभव लेकर और सोच विचार कर ज्ञान का निर्माण करने पर बल दिया जाता है, न कि केवल रटने पे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। हाँ, तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व क्या है? तो दोस्तों विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व क्या होता है? ऑप्शन ए है विषय वस्तु की पहचान, या फिर शिक्षण के कार्यों की पहचान के लिए, या फिर प्रधानाध्यापक के कार्यों की पहचान के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विद्यालय में जो लक्ष्य उद्देश्य का महत्व होता है वो विषय वस्तु की पहचान के लिए ही होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ओ ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है इसको अच्छे से करके जाइएगा। और ये भी टॉपिक जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, ब्लूम का वर्गीकरण। तो इससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से इसका थ्योरी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आप लोगों को बताते हुए भी चल रहा हूँ, ताकि उसको आप लोग एटलीस्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इतने कम समय में इतना ज़्यादा तैयार करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे इस बार, मैं उसको आप लोग को बताते चल रहा हूँ कि ये आप लोग जरूर देखे जाइएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, ब्लूम की व्यवस्था क्या है? तो ऑप्शन ए में है वर्गीकरण व्यवस्था है, या फिर सीमांकन व्यवस्था है, या फिर परियोजना प्रयोजन व्यवस्था है, या फिर केंद्रित व्यवस्था है। दोस्तों ये नाम ही इसका है ब्लूम का वर्गीकरण, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ये वर्गीकरण व्यवस्था है ये, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कर के सीखों के प्रतिपादक कौन थे? मॉन्टेस्री, या फिर डीवी, या फिर रूसो, या फिर फ्रोबेल।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो डीवी हो जाएगा। कर के सिखों के प्रतिपादक जो है इन्हीं को जाना जाता है, डीवी को ही जाना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, निगमन विधि की खामी क्या है? तो आप लोग दोस्तों इसमें दो होता है, एक आगमन विधि होता है और एक निगमन विधि होता है। तो दोस्तों निगमन निगमन विधि में पहले सिद्धांत बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है, इसलिए यह विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता को विकसित नहीं कर पाती है। इसमें विद्यार्थी अक्सर रटने पर निर्भर हो जाते हैं और जल्दी ही भूल जाते हैं, इसलिए इसकी जो खामी है वो इसमें से सभी है। रटने को बढ़ावा देना भी हो जाएगा, भूलने की प्रवृत्ति भी हो जाएगी और तार्किक क्षमता को सुधारने में अनुपयुक्त होता है ये। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है, शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में किसने कहा? डगलस ने, या डीवी ने, या फिर पियाजे ने, या फिर मोरिस ने? तो दोस्तों ये जो है डगलस ने कहा हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सब स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही होता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तो आप लोग इसको खाली बस याद रखिए। बाकी चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ योजना प्रक्रिया है, ऑप्शन ए अध्याय नियोजन की, या फिर विषय क्रिया नियोजन की, या फिर शिक्षण कार्य नीति नियोजन की, या फिर इनमें से सभी, मतलब उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये पाठ योजना प्रक्रिया में ये तीनों आते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसे 90% जो आपके क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, उपरोक्त सभी वाले में आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको तुक्का मारना है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप उपरोक्त सभी दीजिएगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन में आपका आंसर जो उपरोक्त सभी सही होता है। तो आपको अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन, या फिर अगर आप लोगों के पास कम समय और जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो, तो आप लोग तुक्का अगर मारना हो तो आप उपरोक्त सभी पे ही मार दीजिएगा, क्योंकि आपके 90% क्वेश्चन का आंसर अगर उपरोक्त सभी दिया तो वो सही ही होगा। और बाकी पता है तो फिर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड अभिगम एक चरण है, वो विभेदन का है, या फिर वर्गीकरण का है, या फिर संबंध, या फिर दिशा निर्देश? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है टॉपिक, तो मैं इसको भी आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों देखिए इसमें हार्वर्ड अभिगम में 5 चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है वो अस्पष्टता का होता है, अस्पष्टता। और दूसरा चरण जो होता है वो आपका संबंध होता है। और तीसरा चरण जो होता है वो आपका प्रणाली का होता है। और चौथा चरण जो होता है आपका वो पद्धति का होता है। और पांचवा चरण जो आपका होता है वो अनुप्रयोग का होता है, अनुप्रयोग। तो दोस्तों इसमें 5 चरण होते हैं, और इनमें संबंध चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें नए ज्ञान को पुराने अनुभवों से जोड़ा जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो संबंध ही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण किस पे आधारित है? शिक्षण सामग्री पे, या शिक्षण विधि पे, या फिर शिक्षण कौशल पे, या उपयुक्त सभी? अब देखिए दोस्तों अभी मैंने बोला था 90% क्वेश्चन उपयुक्त सभी सही होगा, 10% क्वेश्चन जो इक्का दुक्का है वही आपको मिलेगा, इसमें उपयुक्त सभी नहीं होगा। तो चलिए एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हम कर दिए, बाकी आप तीनों पे आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है, सोचिए इसको। तो दोस्तों एक हमेशा याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, जिसको माइक्रो टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो हमेशा आपका शिक्षक के लिए होता है। कभी भी छात्र का ऑप्शन आप लोग को दिखे तो उस पर तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप लोग, ठीक? वो हमेशा शिक्षक के लिए ही होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शिक्षण विधि। ये शिक्षण विधि पे आधारित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? ज्ञानात्मक, रचनात्मक, या भावात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ज्ञानात्मक हो जाएगा। अनुदेशन से ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा यार। इसका जो करेक्ट आंसर है, चलो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनर्बल कौशल का उपयोग मतलब किसके लिए किया जाता है? छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, या फिर अधिगम रुचिकर हेतु, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुनर्बल कौशल का उपयोग जो होता है वो दोनों के लिए होता है, मतलब छात्रों के प्रोत्साहन हेतु भी होता है और अधिगम रुचिकर हेतु भी होता है, मतलब उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सके अधिगम को। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए प्राकृतिक तत्व पे, या कृत्रिम तत्व पे, या फिर तकनीकी तल पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व पे। क्या हो रहा है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने की भूमिका किसकी होती है? वो छात्र शिक्षकों की, या फिर छात्रों की, या प्रधानाध्यापक की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कक्षा का जो भौतिक वातावरण होता है उसको बढ़ाने की भूमिका जो होती है वो छात्रों की होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है? छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, या फिर बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, या पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार हेतु, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक का जो महत्व होता है दोस्तों वो इसमें आपका तीनों आ जाएगा। छात्रों को बाहरी दुनिया से भी परिचित कराने में मदद करता है, बाहरी दुनिया का ज्ञान भी प्रदान करता है, और पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में भी सुधार में बहुत मदद करता है छात्रों की। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास में, या शैक्षिक विकास में, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुस्तकालय जो होता है वो हमारा शैक्षिक विकास में भूमिका निभाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्योंकि पुस्तकालय का व्यक्तित्व विकास से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? धैर्य, विनम्र, सहनशीलता और अंधविश्वासी। देखिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख के ही मार सकते हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए शिक्षा का जो गुण होता है वो आपका क्या इनमें से पूछ रहा, अच्छा सॉरी इनमें से पूछ रहा कौन सा गुण जो है शिक्षा का नहीं होता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं होता है, ऐसा नहीं कि मतलब कन्फ्यूजन आप लोग उसको गलत मार दीजिएगा। तो नहीं होता तो दोस्तों इसमें से अंधविश्वासी जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, या फिर अपने संगठन के प्रति वफादारी, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य और प्राथमिक शिक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ही होती है, केवल संगठन के प्रति वफादारी पर्याप्त नहीं है। शिक्षक की प्रेरणा और सफलता सीधे उसके शिक्षण के प्रति समर्पण पर निर्भर करती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए? रचनात्मक, इसका थोड़ा दोस्तों ऑप्शन ऊपर नीचे है तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ये ऑप्शन सी जो है बी में होना चाहिए था। तो इसका जो ऑप्शन ए है रचनात्मक है, ऑप्शन बी में आलोचनात्मक सोच होना चाहिए था, और फिर सी में ए और बी दोनों होना चाहिए था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए और सी, फिलहाल हम इसको मान के चलते हैं ए और बी की जगह पे ये
इसको ए एंड सी, तो ये आपका दोनों आ जाएगा इसमें, रचनात्मक और आलोचनात्मक दोनों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये ए और सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण क्या है? मानक परीक्षण, या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण, या शिक्षक निर्मित परीक्षण, या फिर बुद्धि परीक्षण? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक निर्मित परीक्षण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इकाई परीक्षा क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, या फिर संकलनात्मक मूल्यांकन, या फिर बाहरी मूल्यांकन, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इकाई परीक्षा जो होती है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निर्धारण मापनी क्या है? ऑप्शन ए है गुणात्मक तकनीक, या ऑप्शन बी है लेखन तकनीक, या ऑप्शन सी है मात्रात्मक तकनीक, या फिर ऑप्शन डी है मौखिक तकनीक। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को। तो देखिए, निर्धारण मापने का उद्देश्य किसी वस्तु, घटना या किसी गुण का जानना नहीं है, मतलब गुण का जानना ही है, ना कि केवल संख्या में मापन इसका, इसलिए इसे गुणात्मक तकनीक माना जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणात्मक तकनीक। तो एक बार और फिर से मैं इसको बता देता हूँ, निर्धारण मापने का उद्देश्य किसी वस्तु या गुण या फिर घटना जानना है, न कि केवल संख्या में मापन, ये इसलिए इसको गुणात्मक तकनीक माना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए है नैतिक विकास, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास, ऑप्शन सी है मानसिक विकास, और ऑप्शन डी है रुचि विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रुचि विकास, उससे संबंधित नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज, या फिर धन, या फिर विद्यालय, या फिर पारिवारिक जीवन? तो दोस्तों पाठ्यचर्या जो है वो समाज की संस्कृति को दर्शाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके 2023 के हैं, प्रीवियस ईयर ही है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिए, और एक बार समझ में आए वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि आप आधा घंटा इधर उधर में वैसे भी वेस्ट कीजिएगा, और आधा घंटा यहाँ से देख के जाइएगा, तो आपको हो सकता है बहुत कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा ये अगला क्वेश्चन है, अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में लोग बहुत गलत करते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बार बार सचेत कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़िए कि नहीं है। तो चलिए ऑप्शन ए है हमारा अनुभव, ऑप्शन बी है सामान्यीकरण, या फिर ऑप्शन सी है विश्लेषण, या फिर ऑप्शन डी है मूर्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखने का पठार क्या है? अधिगम में कमी, या फिर अधिगम में बाधा, या अधिगम में उन्नति नहीं, या फिर उपरोक्त सभी? और दोस्तों ये क्वेश्चन मैं खुद ही बोल रहा कि मैं ये तीसरी या चौथी बार कर रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में मैंने जो क्लासेस कराई हैं ये अलग अलग सेट में ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिल चुका है ऑलरेडी, और देखिए इस सेट में भी ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार आप लोग से पूछ लिया जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा याद रखिएगा। तो दोस्तों सीखने का पठार जो है वो अधिगम में उन्नति नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? इसमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है हमारा कुछ नया करने को सीखना, या फिर क्रियात्मक अवस्था है, या फिर ऑप्शन सी परवाह, या फिर ऑप्शन डी अभिग्रहण। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, अभिग्रहण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है, दृश्य मतलब जिसको देखा जा सके, श्रव्य
तो जिसको हम लोग सुनते हैं, या श्रव्य और दृश्य दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा, क्योंकि रेडियो जो होता है वो श्रव्य सामग्री में आता है, क्योंकि रेडियो को हम लोग सिर्फ सुनते हैं। और जैसे टीवी भी हो गया, वो हमारा दृश्य सामग्री में आ जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रव्य। तो चलिए, आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है? श्रव्य सामग्री, या श्रव्य दृश्य सामग्री, या फिर दृश्य सामग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है वो दृश्य सामग्री है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। बाकी और जो क्वेश्चन है मैं दूसरा सेट जो आपको प्रैक्टिस के लिए लेके आ जाऊंगा कल की क्लास में। और बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस रोज हो पाए। और मैं सारे के सारे रिवीजन क्लास में आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।